नमस्कार, मैं शशांक तिवारी छत्तीसगढ़ अखबार से। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव नतीजे घोषित हुए हैं। कल घोषित हो गए। देर रात तक ये स्पष्ट हो गया कि किनकी सरकार बनी है। आज इसी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे अखबार के संपादक सुनील कुमार जी बैठे हैं और जो टी शर्ट पहने हैं उससे अंदाज लग रहा है कि चुनाव नतीजे क्या आए हैं, किनकी बहुमत रहे, किनको क्या स्थिति रही है। तो कुछ हद तक इससे अंदाज़ा आपको लग भी रहा होगा। मैं इसी पर चर्चा के लिए आता हूँ। जैसा देर रात तक नतीजे घोषित हुए हैं उसमें से पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी, यहाँ भाजपा या एनडीए को बहुमत मिला है। केरल में 15 साल बाद वापसी हुई है कांग्रेस की। जहाँ तक तमिलनाडु, एक सरप्राइज़ करने वाला वो था कि 2 साल पहले नई पार्टी का गठन करने वाले फिल्म स्टार विजय, उनकी पार्टी टीएम सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। बहुमत से मात्र 11 सीटें कम हैं, वो उन्हें बहुमत लगभग मिल जाएगी या कोई गठबंधन हो जाएगा, ऐसा मेरा अंदाज है। यानी वो सरकार बनाने जा रहे हैं। अब इसी पर चर्चा के लिए मैं आज कुछ सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। मैं पश्चिम बंगाल से शुरू करता हूँ। पश्चिम बंगाल अंग्रेज भी जब आए थे, आपको याद होगा, तो वो बंगाल के रास्ते से आए थे। बंगाल, कोलकाता हमारी पुरानी राजधानी रही हुई है। अब बंगाल वामपंथियों का गढ़ है। वामपंथियों का गढ़ तो रहा है, लेकिन पिछले 15 साल में वो भी गढ़ उनका ढह गया। नई पार्टी कांग्रेस से अलग होके तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने सरकार चलाई। अब इस बार भी उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा का उदय हुआ। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ममता बनर्जी की व्यक्तिगत हार है या उनकी राजनीतिक हार है? क्या सोचते हैं सर? कोई भी चुनाव जो है वो उसके नतीजे बड़े जटिल रहते हैं, कॉम्प्लेक्स रहते हैं। मैं उसका अति सरलीकरण नहीं कर पाता हूँ कि ये ममता की हार है कि बीजेपी की जीत है, ये चुनाव आयोग की मदद से हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी से हुआ है, ये कांग्रेस और वामपंथी चाहते थे कि ममता निपट जाए एक बार या नहीं चाहते थे। क्योंकि कांग्रेस समर्थक और वाम समर्थक, लेफ्ट सपोर्टर, ये बड़ा जमकर जश्न मना रहे हैं सोशल मीडिया पर। बहुत ही खुश हैं ये। कभी कभी तो मुझको ऐसा लगा कि भाजपा जितनी खुश है उससे ज़्यादा कांग्रेस और वामपंथी खुश है। हालांकि राहुल गांधी ने बयान के लिए राहुल गांधी का बयान दिया है, हाँ। लेकिन मुझको खुश दिख रहे हैं ये लोग। ममता से छुटकारा मिला है तो। क्योंकि आपको ध्यान होगा पिछला विधानसभा चुनाव जो था बंगाल का, उसमें ममता बनर्जी ने वामपंथी और कांग्रेस, इनको असेंबली में घुसने ही नहीं दिया था। नहीं दिया। एक भी सीट नहीं थी इनके पास। हाँ। यानी जहाँ पे सिद्धार्थ शंकर रे के समय और कांग्रेस का लंबे समय तक वहाँ पर राज्य चला, उस राज्य की असेंबली में जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था पंजा छाप, वो पंजा केवल बाकी पार्टियों के हाथ के शक्ल में था। कांग्रेस का नाम लेवा भी उसमें नहीं था। तो इतनी बुरी हाल ममता ने इनका कर रखा था, वामपंथियों का। आज मैं देख रहा हूं कि एक वामपंथी हमारे दोस्त हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने लिखा है कि जाने कितने 100 कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों ने मारा था पिछले सालों में वहां पे। और 15 साल का राज रहा ममता बनर्जी का। ये आरोप उन पर भी लगते हैं कि बंगाल में वामपंथियों के सामने कांग्रेसियों को मारे या दूसरों को, इस तरह के भी लगते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज खुशी मना रहे हैं ये लोग दोनों। और ये बड़ी विचित्र बात है कि जिस भाजपा को ये अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं, कम्युनिस्ट और कांग्रेसी, ये दोनों ही ममता की हार पे खुशी मना रहे हैं। अब आप देखिए, कहने के लिए कहेंगे तो वो कहेंगे हम बीजेपी के जीत पे खुशी नहीं मना रहे, हम तो ममता की हार पे खुशी मना रहे हैं। तो ऐसा जटिल रहता है चुनावी नतीजा। लेकिन फिर भी एक बात बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी जिस हद तक, जिस बुरी तरह से हारी हैं वहां पे, इसकी उम्मीद शायद खुद बीजेपी को नहीं रही होगी। आपका तो ज़्यादा बीजेपी के लोगों से जो यहाँ से काम करने गए थे उनसे बातचीत होती होगी।
यहाँ कोई टीएमसी या कांग्रेस के लोग तो यहाँ से गए नहीं थे वहाँ ज़्यादा, लेकिन भाजपा के लोग बहुत सारे गए थे यहाँ से, उनसे आपकी बातचीत होती होगी, उनको भी शायद ये अंदाज नहीं रहता होगा कि 200 पार कर जाएंगे। मैं आपको छोटे से उदाहरण बता रहा हूँ। प्रदेश के महामंत्री संगठन पवन साय जी 56 विधानसभा संभाल रहे थे। सवेरे 10 बजे के आसपास मैंने फ़ोन लगाया, बोले भाई साहब क्या स्थिति बन रही है। तो वो पहले ही राउंड शुरू हुआ था, पहले दूसरा राउंड चला था, मामूली बढ़त आगे पीछे थी। वो बोला मेहनत तो चल रही है, मेहनत हो रही है, मेहनत हुई है और सरकार बनने की उम्मीद है, लेकिन हड़बड़ी में थे कि मतलब वो इस कदर इतनी बड़ी संख्या जीत हासिल होगी, ऐसा उनको भी अंदाज नहीं था। हालांकि खूब मेहनत कर रहे थे। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और भी है, बंगाल में आसानी से बदलाव कभी नहीं हुआ। जैसे हम हर 5 साल में दूसरी बार देखते हैं, आप देखते भी होंगे 30 या 33 साल लेफ्ट की गवर्नमेंट चली थी वहाँ पे। उससे पहले कांग्रेस, उसके पहले कांग्रेस उसी तरह की इतना लंबा चली थी। मुझे ख्याल है इमरजेंसी की ज्यादतियां जो हुई थी वहाँ पे सिद्धार्थ शंकर रे की गवर्नमेंट के समय, उसके बाद कांग्रेस से छुटकारा पाया था बंगाल के लोगों ने। तो वो लंबा समय देते हैं। मुझको एक वजह भी लगती है, आप कभी मछली पकड़े हो क्या? नहीं पकड़े हो। जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं वो लोग जो मछली के लिए जो हुक लगाते हैं उसके पीछे जो रस्सी रहती है उसमें डोरी खूब लंबी रखते हैं, और मछली पकड़ते हुए बड़ी मछली फंस जाती है तो खींचना आसान रहता है, तो उसको पहले भाग भाग के थक जाने देते हैं मछली को, तब निकालते हैं। तो डोरी खूब लंबी देते हैं। बंगाली लोग जो हैं मछली के शौकीन रहते हैं और डोरी खूब लंबी देते हैं। तो उन्होंने बंगाल में सबको, यानी ये तो छोटा है 3 कार्यकाल जो है ममता का, इससे 2 गुना या उससे ज़्यादा था लेफ्ट का, और कांग्रेस भी लंबे समय तक थी वहाँ पे। तो खैर मैं इस पे आ रहा हूँ कि भाजपा में मेरी तो जितने लोगों से बात हुई थी, और जो खुलेआम भाजपा के समर्थक जो विश्लेषक हैं या पत्रकार हैं, जो ये इस तरह का इस रंग का भीतर पहनते हैं, मैं तो बाहर पहना हूँ, मैं आमतौर पे काला पहनता हूँ, आज आपकी खुशी के लिए मैं ये रंग पहन के आ गया हूँ। तो ऐसे विश्लेषकों ने भी ऐसी कोई जीत की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन मैं एक दूसरी बात बतलाता हूँ आपको, बहुत सारे विश्लेषक हैं जो बंगाल में भाजपा की जीत को एक गठबंधन की जीत कह रहे हैं। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और भाजपा, इनके गठबंधन की ये जीत है, इसमें से कोई पार्टी निशान पे लड़े हैं, कोई नहीं लड़े हैं, ऐसा इस तरह की बातें आपने भी पढ़ी होगी कहीं। इस तरह की बातें आ रही है। एक आंकड़ा ये सामने आ रहा है कि SIR जो हुआ था, मतदाता पुनरीक्षण, उसमें 4 कुछ फीसदी वोटर कटे थे, और तकरीबन उतने ही 4 कुछ फीसदी वोटों से बीजेपी वहां पे सरकार में आई है। एक चीज़ और है सर, बंगाल को भारत का थिंक टैंक माना जाता है, ये चीज़ है, लेकिन चुनाव में हमेशा हिंसा होती, कई मरते हैं। ये पहला चुनाव है जब आप कहाँ जाए छुटपुट झगड़ों को छोड़ के कहीं किसी मर्डर की घटनाएं आपने नहीं सुनी होगी। बहुत हिंसा होती है। बहुत हिंसा होती, बम चलते, गोलीबारी होती है, उसके बाद भी चुनाव में रिजल्ट आने के बाद तक ये होता है। इस बार वैसे एक सवाल मेरे मन में कई बार उठता है, आपने चर्चा की है तो आपसे ही पूछता हूँ मैं, आपका तो कम्युनिस्ट लोगों से कोई ज्यादा वास्ता नहीं है ना, कोई ऐसा अतिरिक्त प्रेम थोड़ी है। बंगाल और केरल, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे बहुत समय तक कम्युनिस्ट राज रहा, बहुत समय तक, और यही 2 राज्य ऐसे हैं जहां राजनीतिक हिंसा सबसे ज्यादा होती है। केरल में भी होती है। केरल में भी RSS के लोग, दूसरे लोग, कभी कोई इनको मारते हैं, कभी ये उनको मारते हैं, ऐसा कई हत्याएं होती है। मैं इस बात को लेकर बड़ा हैरान होता हूं कि जिन 2 राज्यों में कम्युनिस्टों का लंबा राज्य रहा, वहाँ की राजनीति जो है इतनी हिंसक क्यों हुई कि न केवल कम्युनिस्ट हिंसा करते हैं बल्कि वो हिंसा का शिकार भी होते हैं। नहीं लगता आपको कि ये दोनों राज्यों में हिंसा की राजनीतिक संस्कृति है? RSS के लोग भी कहते हैं कि वहाँ हमारे लोगों को केरल में मारा जाता है। और कम्युनिस्ट कहते हैं कि RSS के लोगों ने हमको मारा। बिल्कुल, ये दोनों चलते रहता है। तो खैर, आपका ये कहना एकदम सही है कि ये चुनाव बहुत समय बाद ऐसे देखने मिल रहे हैं जिसमें बड़े पैमाने पे हिंसा नहीं हुई।
लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है बंगाल का जिसमें इतने लाख सेंट्रल सिक्योरिटी के लोग तैनात थे। कुछ 2,30,000 या ऐसा कोई आंकड़ा पढ़ने में आया था मेरे आंकड़े में, थोड़ा गलत भी हो सकता हूं मैं। इतने वहां पे तैनात थे, यानी लोगों ने ये कहा कि वहां पॉकेटमारी और चोरी और चाकूबाजी तक कम हो गया था, क्योंकि हर कुछ दूरी पे तो एक सेंट्रल फोर्स के गनमैन खड़े हुए थे, इतने लोग थे। इसमें छोटी सी एक चीज़ और बता रहा हूँ, IAS अफसरों की ड्यूटी लगती है, दूसरे राज्यों से भेजे जाते हैं। हर जिले के पर्यवेक्षक होते हैं वो, एक तरह से। इस बार विधानसभा वाले उनकी जिम्मेदारी थी, जिले से नीचे ले जाके विधानसभा तक चले गए। तो वो स्थिति इनके लिए जो चुनाव करा रहे हैं, बहुत सारे पर्यवेक्षक हमारे छत्तीसगढ़ से भी 1-2 से चर्चा हुई, तो उनके लिए थोड़ा सा इस बार चुनाव थोड़ा सा कठिन था और तनाव में भी थे, क्योंकि हिंसा की घटनाएं काफ़ी होती थी। ये थी कि पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह काफ़ी थी, सुरक्षा के काफ़ी बंदोबस्त थे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत वाला काम था। मुझको 2-3 चीज़ें लगती है। SIR वगैरह जो था, मतदाता पुनरीक्षण, इसका जो असर हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का कहना है, मैं तो गया नहीं वहाँ पे, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मतदाता पुनरीक्षण में जिन वोटरों के नाम कटे हैं उनमें से अधिकांश लोग ऐसे विधानसभा क्षेत्रों के थे जहाँ पर बीजेपी पिछला चुनाव थोड़े वोटों से हारी थी और वहाँ मुस्लिम वोटर ज़्यादा थे। मुझको नहीं मालूम ये सच है या नहीं, जो लोग कहते हैं वहाँ पे, जो पत्रकार लिखते हैं, उन लोगों की बात बतला रहा हूँ मैं। हो सकता है ये सच हो सकता है ना हो, मैं नहीं जानता उसको, लेकिन ये आंकड़ा मैंने पढ़ा है। ये दोनों आंकड़े पहले से जारी हैं, चुनाव आयोग के किए हुए, दोनों ही, कि मतदाता पुनरीक्षण में कितने फीसदी नाम कटे, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, और बीजेपी की लीड अभी कितनी है, ये भी चुनाव आयोग का आंकड़ा है। खैर जो भी हो, छत्तीसगढ़ खुश है इससे, क्योंकि यहाँ जगह जगह, रायगढ़ में, रायपुर में कई जगह झालमुड़ी का भंडारा लगा है। कल हमारे प्रेस के सामने भी था। आप गए थे क्या वहाँ? झालमुड़ी खाने नहीं गए थे? गए थे, हमारे फोटोग्राफर लेके आए थे, बेचारे लेके आए थे। तो आप लोग भी खाए क्या? अच्छा, तो मैं ये भी सोच रहा था, कई लोग यहाँ ये लोग उम्मीद कर रहे थे, हमारे वीडियोग्राफर वगैरह की, मछली का भंडारा भी लगेगा, क्योंकि वहाँ बंगाल से लौटे हैं, तो ऐसा। अच्छा, अपन फिर से एक बार नतीजों पे आते हैं। आपको वजह ठोस, जो आपने नज़दीक से देखे होंगे, वहाँ लोगों से चर्चा भी किए होंगे, कुछ पत्रकारों से, और आप बंगाल को ज़्यादा समझते भी हैं, कि एंटी इनकम्बेंसी मोटे तौर पे दिखी, या फिर भाजपा का जो संगठन है वो पहले से ज़्यादा या नया वोट आधार तैयार हुआ है? या मैं आपको बताता हूँ, मोदी और अमित शाह के राज में भाजपा संगठन एक हिस्सा है, सरकार दूसरा हिस्सा है, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट या और चीज़ें जो हैं ये अपनी जगह हैं। इन सब का कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, मैं अभी जायज़ और नाजायज़ इस्तेमाल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूँ। जितने दिन मतदान होता है कहीं भी, किसी भी राज्य के चुनाव में, केवल इस बार के चुनाव में नहीं, इसके पहले भी आप देखेंगे दिन भर एक राज्य में मतदान चलता है। मोदी जो हैं दिन भर बांग्लादेश के मंदिर घूम रहे हैं, रामकृष्ण मठ जा रहे हैं, दिन भर काठमांडू में पशुपतिनाथ के मंदिर जा रहे हैं, दूसरे मंदिर जा रहे हैं। आप देखेंगे वो भारत के भीतर किसी और राज्य में दिन भर मंदिर में घूम रहे हैं। इस पे चुनाव आयोग की कोई रोक नहीं है, और टेलीविज़न चैनल पूरे दिन लाइव दिखाते हैं मोदी को। और जिन राज्यों में चुनाव होता है, कर्नाटक के चुनाव में जिस दिन मतदान चल रहा था, मोदी किसी दूसरे राज्य में मंदिरों में घूम रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि चुनाव आयोग के नियमों के तहत जो किया जा सकता है, उसमें बीजेपी जो है दुनिया की नंबर 1 पार्टी बन गई है। उसके नियमों के तहत जो नहीं किया जा सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी। जो किया जा सकता है उसको अगर देखेंगे तो भाजपा आज दुनिया की नंबर 1 पार्टी हो गई है कि चुनाव कैसे कैसे लड़ा जाए। आपने देखा होगा यहाँ रायपुर में भी और पूरे देश में बंगाली समाज के लोगों से उनको चिट्ठी लिखवा रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज करवा रहे हैं, और
बंगाल जीता तो देश जीता, इस तरह की बातें। आपको बता दूं, डिप्टी सीएम विजय शर्मा यहाँ रायपुर में बैठक ली है, बैठक ली है बंगाली समाज के लोगों की। इनसे सबको वहाँ फोन करवाया गया, इनसे सबसे व्हाट्सएप करवाया गया। यहाँ पे रिकॉर्ड रख, गुजरात से स्पेशल ट्रेनें चली हैं। तो ये तो चुनाव आयोग के नियमों के तहत चली हैं, नियम तोड़ के नहीं चली हैं। तो मेरा ये कहना है कि नियम तोड़ के जो हो रहा है उसका विरोध तो सब राजनीतिक दल कर सकते हैं, लेकिन नियमों के तहत भाजपा जो करती है, केवल यही चुनाव नहीं, इसके अलावा भी उसको अगर आप देखेंगे तो ये अद्भुत है। अद्भुत है। मुझको लगता है कि सरकार और संगठन ये दोनों मिलकर, सरकार के मंत्री जाकर जिस रफ्तार से शिलान्यास करते हैं, जिस रफ्तार से घोषणाएं होती है, जिस रफ्तार से मोदी उसके पहले के कार्यक्रमों में उस प्रदेश के कपड़ों में दिखते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर के गणेश पूजा में वो महाराष्ट्र की टोपी लगा के और गणपति वंदना कर रहे हैं मोदी महाराष्ट्र चुनाव के पहले। तो मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में कानूनी रूप से भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश रहती है, और भाजपा वो जो कर रही है वो अद्भुत है। वो और पार्टियों को ये सीखना पड़ेगा, शायद 2-4-5 और चुनाव उनको हारना पड़ेगा, तब जाके उनके बीच में कहीं कोई एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ पाएंगे ये, तब शायद चुनाव जीतने का तरीका सीख पाएंगे। जी, मैं इस चीज़ पे आ रहा था कि माइक्रो लेवल पे जो मैनेजमेंट है वो मुझे पहले कभी इस तरह का नहीं दिखाई दिया भाजपा का, जो बंगाल में हुआ है। जो यहाँ पे एक एक बूथ, जैसे अपन चर्चा कर रहे थे कि एक एक बूथ के लिए बंगाल से, असम से, बंगाल के बाहर से, कश्मीर से, हरियाणा से, पंजाब, एक ही बूथ में कार्यकर्ता तैनात हो। जो जिस हिसाब से जो प्लानिंग थी, इन्हें पूरा भारत भवन बना दिया था उसको। मैं एक और दूसरी चीज बतलाता हूँ, ये चुनाव जीतने की कौन कौन सी वजहें थी। आप भाजपा को देखेंगे तो पूरे उत्तर भारत में, हिंदी भारत में भाजपा मांसाहार के खिलाफ रहती है। काफ़ी वैष्णव संप्रदाय, मेरे माता पिता थे वैष्णव संप्रदाय से, मैं खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरे माता पिता वैष्णव संप्रदाय के थे। तो वैष्णव संप्रदाय वैष्णवी एटीट्यूड रखती है मांसाहार के खिलाफ। ठेला नहीं लगाना, ये यहाँ तीर्थ है तो इस पूरे 13 दिन या 12 दिन या 11 दिन इस जिले में मांस नहीं बिकेगा, ऐसा कई प्रदेशों में इन्होंने किया। लेकिन यही अनुराग ठाकुर देखेंगे या क्या मनोज तिवारी देखेंगे, तो ये लोग गुजरात में बैठ बैठ कर, एक एक होटल में, रेस्टोरेंट में बैठ बैठ कर कहीं मछली खा रहे हैं, कहीं मटन खा रहे हैं बंगाल में, और उसकी फोटो खींच रही है और उसकी फोटो चारों तरफ फैल रही है। और बीजेपी के नेता कैंडिडेट घूम रहे हैं बंगालियों के बीच में, तो मछली ले लेके घूम रहे हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय नेता वहाँ भाषण दे रहे हैं। शायद मोदी ने भी अपने भाषण में कहा कि ममता के राज में आपको मछली नहीं मिल पाई, ऐसा कहा। एकदम से पूरा माहौल जो है मांस मछलीमय हो गया था वैष्णवी से। तो इसके बारे में हमारे एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं पटना में, पुष्य मित्र, उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे ये लिखा है कि ये बंगाल के मिजाज को भांपते हुए ये लोग शाक्य हो गए वहाँ जाके। कोई हिंदू धर्म का कोई हिस्सा है शायद जिसमें मांसाहार पे रोक नहीं है, तो वैष्णव से जाके वहाँ ये लोग वो हो गए। यानी बीजेपी के लचीलेपन को देखिए आप। इसी चुनाव में असम में बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि आपको बीफ खाना है तो अपने घर में खाओ, बाहर मत खाओ, ये कहा। तो गोवा में, अरुणाचल में बीजेपी एक अलग रुख अपनाती है, बंगाल में उसने अलग रुख अपनाया। मोदी और शाह दोनों मेरी जानकारी में शाकाहारी होंगे, लेकिन पूरे चुनाव में जिस तरह से मछली मुद्दा बना, उनको समझ में आ गया था कि बंगाली वो जैसे घर में रहता है ना, कि महिला को कहा जाता है कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। कल मैंने लिखी भी ये लाइन कहीं शायद ये, तो बंगाली वोटर के दिल का रास्ता जो है मछली से होके जाता है, ये समझ गई थी भाजपा, और इसने वहाँ पूरी तरह से इनकैश किया इसको। और इनके बीच में झालमुड़ी प्रधानमंत्री का एक दुकान में जाके खाना, वो सोशल मीडिया में छाया रहा। ये भी अपने आप में एक कारण भी है। यानी मुझको लगता है 10 रुपया दिया है प्रधानमंत्री ने, ऐसा मैंने पढ़ा है।
10 रुपए में जो पब्लिसिटी मिली है झालमुड़ी से मोदी को और उनकी पार्टी को, मेरा ऐसा ख्याल है करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करने पे भी उतना एयर टाइम और उतना अखबारों के पन्नों पे फोटो और मैटर नहीं मिला रहता। 100 करोड़ के बिलिंग में भी नहीं हुआ रहता इतना प्रचार। मैं जो कह रहा था ना आपसे कि ये लोग चुनाव लड़ने के लिए ये लोग माहिर हो गए हैं। ये एक एक, अब झालमुड़ी में तो गैर कानूनी नहीं है ना कुछ, कोई ज्ञानेश कुमार ने थोड़ी 10 रुपया दिया कि जाके झालमुड़ी खा लेना, ये तो अपने मन से किया ना इन्होंने। ये एक अलग बात है कि 4x4 की गुमटी के भीतर 4 कैमरे लगे हुए थे, वो एक अलग बात है। वो कौन प्रचार नहीं करता है। राहुल गांधी कहीं एक मोची के पास बैठ के जूता सिलना या जूता रिपेयर करना करते हैं, सीखते हैं, उधर भी 4 कैमरा लगे रहता है। अब चुनाव नतीजे वैसे आ गए। बंगाल की जीत, पूर्वोत्तर भारत जिसमें उम्मीद नहीं थी कि कभी, उम्मीद वैसे लगता भी नहीं था कि ये भाजपा वहाँ तक प्रवेश कर पाएगी। छोटे छोटे राज्यों में जैसे त्रिपुरा और भी जो मणिपुर वगैरह, अरुणाचल प्रदेश तक ये पहुंच गए, असम को भी ले लिए, अब ये बंगाल में आ गया। तो ये पूर्वी भारत में एक स्थायी रूप से प्रवेश का ये एक सिलसिला माना जाए या एक नया राजनीतिक उभरता हुआ संतुलन दिख रहा है, क्या है मोटे तौर पे? मैं बताऊं आपको, मोदी के सत्ता में यानी 2014 प्रधानमंत्री के बनने के बाद से मैं इसको उनकी सबसे बड़ी चुनौती देख रहा था, जो उन्होंने खुद ही आंग पे ली थी कि हम बंगाल जीतेंगे, हम बंगाल जीतेंगे। किसी ने चुनौती नहीं दी थी कि तू आज जीत के दिखा। इन्होंने खुद ही कहा था, खुद ही अपने आंग पे ओढ़ ली थी ये चुनौती। आपको याद पड़ता है इससे ज्यादा बड़ी कोई चुनौती इन्होंने अपने लिए ली हो मोल? ये सबसे बड़ी चुनौती थी। हाँ। तो एक तो ये है कि लोकसभा में जो सीटें बीजेपी की मोदी की कम हुई थी, उसके बाद इनको बिहार का जीत को मैं ज्यादा नहीं मानता, वहां तो सत्ता में चले आ रहे थे। बंगाल में पहली बार, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म की 125वीं सालगिरह चल रही है अभी, इस मौके पर बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनना भाजपा के लिए प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल, वहां पे सरकार बना लेना, ये उस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा, लोकसभा चुनाव में मोदी की साख को, शोहरत को, उनके अजीत होने को लेकर जो एक ठेस लगी थी सीटें कम होने से, मुझको लगता है कि उसकी एक बड़ी भरपाई इन्होंने वहां पे की है। और लोकसभा रिजल्ट के बाद से शायद कल रात को मोदी उतने चैन से सोए होंगे, ऐसा मुझको लगता है। अच्छा, अब बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर चर्चा शुरू हो गई। 9 तारीख को होना है, विधायक दल की बैठक है। पर्यवेक्षक बन के जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी। सोच लीजिए, मैं जो अभी तक किसी भी राज्यों में पर्यवेक्षक बन के नहीं गए, बिल्कुल पहले टाइम बिल्कुल। अब इसी में थोड़ा सा और आगे कर रहा हूँ, अपन चर्चा करते केरल की तरफ। जी बिल्कुल। केरल में वामपंथी जो दल है, विजयन, बहुत ईमानदार थे, बहुत गरीब परिवार से उठ के आए, काफ़ी आए, लोकप्रिय भी रहे। उससे पहले VS अच्युतानंद, इनकी भी साख बहुत अच्छी रही। क्या वजह है कि ये हार गए? एक दूसरी चीज़ ये है कि इसी में और आ रहा हूँ, वामपंथी अब पूरी तरह सिमट गए हैं। आपको ये लगता है वैचारिक रूप से भी? दो चीज़ें हैं। वामपंथी गठबंधन जो चले आ रहा था केरल में, ये बंगाल जैसा 33 साल वाला नहीं था। यहाँ बीच बीच में कांग्रेस की अगुवाई वाला एक गठबंधन आते रहता था बीच बीच में। ये बहुत लंबा नहीं था, ये 33 साल वाला गठबंधन नहीं था, लेकिन फिर भी 10-15 साल ही था। हाँ वो था। लेकिन आप देखिए कांग्रेस की स्थिति, आप देखिए केरल में कांग्रेस ने गठबंधन में जीता है केरल। वहाँ पे मुस्लिम लीग या किसी मुस्लिम पार्टी के साथ इनका पैक्ट है, मुस्लिम पर्याप्त संख्या में है वहाँ पे। दूसरा, केरल में ईसाई पर्याप्त संख्या में है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ईसाई लोगों का जितना भरोसा कम्युनिस्ट लोगों पे है, उससे कम भरोसा उनका कांग्रेस पे नहीं है। नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी एक ईसाई परिवार से आई, इटली से। ये अलग बात है कि यहाँ आने के बाद से उन्होंने धर्म को नहीं माना। उन्हीं के बच्चे हैं प्रियंका और राहुल, ये दोनों सांसद बने केरल से। यानी आप देखिए कि चिकमगलूर से जाके
चुनाव लड़ना दक्षिण भारत से, ये इस परिवार का था। केरल पहली बार पहुंचे थे, केरल पहुंचे, इतना डाउन साउथ जिसको कहते हैं। पहले राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े, सांसद बने। इसके बाद प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ी, सांसद बनी। छोटा सा प्रदेश है केरल, उसमें अगर गांधी परिवार के दो लोग बारी बारी से सांसद वहां से बन रहे हैं लड़ के, कोई राज्यसभा में नहीं, तो मुझको लगता है कि राज्य की जनता जो है उसके बीच में उन्होंने थोड़ी सी एक गुडविल पाई होगी। एक कांग्रेस की जमीन वहां हमेशा से रही। कांग्रेस एकदम सत्ता से बाहर रही हो ऐसा नहीं था। जो बंगाल ने लात मार के निकाल दिया था कांग्रेस को विधानसभा से बंगाल में, ऐसा केरल में नहीं हुआ था। के करुणाकरण जैसे मजबूत नेता थे, के एंटनी बहुत ईमानदार के लिए ईमानदार थे, उनकी साख भी अच्छी थी वहां पे। अब अभी कौन बनते हैं मुझको नहीं मालूम। आज दिल्ली में एक दोस्त से बात हो रही थी, केरल के रहने वाले एक मलयाली दोस्त हैं, दिल्ली में उनसे बात हो रही थी केरल के बारे में। तो उन्होंने मुझको ये कहा कि कांग्रेस की एक भरपाई हो गई केरल में। मैं बोला भरपाई कैसे? तो उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ का एटीएम बंद हो गया था तो केरल में एटीएम कांग्रेस का खुल जाएगा जी। ऐसा कुछ चर्चा थी क्या छत्तीसगढ़ में एटीएम की? अब ये तो सबको मालूम है कि क्या है कि ईडी की जांच और इस सब चीजों से सामने है। हाँ, तो केरल मुझको ऐसा लगता है जी, केरल में कांग्रेस की जीत के पीछे राहुल और प्रियंका का वहां से सांसद रहना एक इमोशनल इशू मुझको लगता है। मैं तो भावनाओं पे भरोसा करता हूँ, तो मुझको लगता है ये एक मुद्दा है वहां पे। दूसरा, आप आज की जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की बात कर रहे थे कि ये लोग बहुत ईमानदार लोग रहे, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है अभी, इन्हीं के सेक्रेटेरिएट के ऊपर और इनके परिवार के ऊपर कुछ गोल्ड स्मगलिंग की तोहमत लगी थी। आपको ध्यान होगा। बिल्कुल। और केरल जो है बंगाल की तरह ही राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश है। यानी आप केरल, बंगाल, त्रिपुरा ऐसे 2-3 प्रदेशों को ले लें तो ये बाकी हिंदुस्तान की औसत जागरूकता से बहुत ज़्यादा जागरूक प्रदेश हैं ये। मुझको ऐसा लगता है कि लेफ्ट की सरकार पे ये जो गोल्ड स्मगलिंग और ये सब की जो तोहमत लगी थी उसका भी एक हाथ होगा, राहुल प्रियंका का भी हाथ होगा, और गांधी परिवार के एकदम ही सबसे विश्वस्त जो कांग्रेस चलाने वाले जो नेता हैं केसी वेणुगोपाल, तो केरल के लोगों को ये भी लगता होगा। और एक दिलचस्प बात बताता हूँ आपको केरल के बारे में कि ये तो मैंने वजह बताई कि कौन कौन से कांग्रेस के नेता की वजह से कांग्रेस केरल में जीती हो सकती है। एक कांग्रेस नेता ऐसा भी है जिसके बावजूद जीत गई वहां पे कांग्रेस, बताइए कौन? एक कांग्रेस नेता ऐसा है जिसके बावजूद केरल में कांग्रेस जीत गई, वो है शशि थरूर। शशि थरूर के जो बागी तेवर चले आ रहे थे, तो वो खुद तो वहां से सांसद बन गए थे तिरुवनंतपुरम से, लेकिन कांग्रेस से जो तिरछे चलते थे, शतरंज की बिसात पे जो ऊंट रहता है जो तिरछा चलता है, या घोड़ा रहता है जो 2.5 घर चलता है, ऐसे ही शशि थरूर चलते थे, कभी ऊंट जैसा कभी घोड़े जैसा, हाथी जैसा सीधा नहीं चले वो बरसों से। तो शशि थरूर के बावजूद कांग्रेस जीती है, शशि थरूर के कारण नहीं जीती है। इसमें एक चीज़ और भी है कि भाजपा यहाँ 3 सीटें पाई, जो कि भाजपा का खाता खेलना मुश्किल रहता था। पहले, इससे पहले मेयर भी जीती तिरुवनंतपुरम, बिल्कुल, लोकसभा में एक सांसद भी वहाँ से जीताई। तो ये थोड़ा सा दक्षिण में एक पैठ बनाई है, देखिए घुस रही है। इसके लिए कोशिश हो रही है। अगर आप देखेंगे तो आरएसएस के जाने कितने लोगों ने अपना कत्ल हो जाने दिया, हाथ कट जाने दिए, कई तरह का हुआ। आरएसएस पे भी तोहमत लगी कि इन्होंने दूसरों को मारा, लेकिन आरएसएस के लोग कितने प्रदेश में जिंदगी गंवाए हैं ऐसा केरल जैसा। तो केरल में इन्होंने मेहनत बहुत की है, कम मेहनत नहीं की, बरसों से की है। एक भाजपा नेता ने मुझे बता रहे थे केरल को लेके, जो चुनाव प्रचार को बड़ा नज़दीक से देखते हैं, जहाँ केरल में भाजपा की स्ट्रेटजी ये थी कि जहाँ नहीं जीत सकते या जहाँ मुकाबले में नहीं है वहाँ कम से कम वामपंथ को दे दो, वामपंथियों को दे दो, ऐसा ये कोशिश थी कि कांग्रेस हार जाए, कांग्रेस को रोकने के लिए। ये सही स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा को, एनडीए को लेफ्ट से खतरा नहीं है, वो तो अप्रासंगिक हो गए, हाशिए पर चले गए लेफ्ट के लोग।
कांग्रेस से उनका मुख्य मुकाबला रहना है। और दूसरी बात बतलाता हूँ आपको, अब 2 राज्यों की हमने चर्चा कर ली है, बंगाल की और केरल की, तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर आज कांग्रेस जो है पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हो गई है। पूछिए कैसे? कैसे? ऐसे ज़्यादा मजबूत हो गई है कि पूरे देश में उसके जितने विधायक हैं उसमें अभी बहुत सारे विधायक बढ़ गए केरल के। तो विधायक इतने बढ़ गए तो राज्यसभा में भी 1 आध सीट चले जाएगी। दूसरा आप देखिए कि 2 लोग इंडिया गठबंधन के, ममता बनर्जी और स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, डीएमके के मुखिया, 2 लोग निजी रूप से चुनाव हार गए और प्रदेश खो बैठे। अब आप सोचिए कि स्टालिन और ममता बनर्जी ये इंडिया गठबंधन में रहते हुए वजनदार थे, सबसे ज्यादा मुखर थे, और अभी बात ये चल रही थी कि ममता बनर्जी अगर बंगाल जीतेंगी तो इंडिया गठबंधन के मुखिया के रूप में इनका नाम आएगा। अब इन 2 के हट जाने से, पिक्चर से हट जाने से इंडिया गठबंधन के भीतर अभी ताकत अगर किसी की बढ़ी है तो वो कांग्रेस की बढ़ी है। जो चेहरा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है वो राहुल गांधी का हो गया है। तो ये 2 राज्य इंडिया गठबंधन ने खो दिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत हो गई है। ठीक वैसे ही जैसे बंगाल जीतने के बाद पूरे देश में भाजपा के राष्ट्रीय लीडरशिप का वजन बढ़ गया है जी, कि हम कहीं भी चुनाव जितवा के ला सकते हैं, हम जो राज्य चाहे वो जीत सकते हैं। तो अब जो भाजपा के मुख्यमंत्रियों के जो राज्य हैं वहां पर भी इनका राष्ट्रीय संगठन जो है उसका वजन बढ़ जाएगा। राज्य की इकाइयां संगठन की हों कि सरकार की हों, ये कल के रिजल्ट के साथ साथ ये कम वजन की हो गई हैं। अब फिर मैं थोड़ी सी एक जानना चाह रहा था कि वामपंथियों की जैसे वर्तमान स्थिति को क्या देखते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा याद कर रहा था कि ये परंपरावादी राजनीति करते रहे हैं, विचारधारा से जरा भी समझौता नहीं करते। एक समय ऐसा भी था जब इस दल के नेता को प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया था। हरकिशन सिंह सुरजीत ने विरोध कर दिया। और मुझे लगता है, अब आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, कि ये वो सबसे बड़ी चूक थी कि उससे डरते हैं। इसको वामपंथियों के भीतर दूसरे राजनीतिक इतिहासकारों ने भारत के इतिहास की सबसे बड़ी चूक कहा कि ज्योति बाबू को जिस समय प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया, ज्योति बाबू खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनकी पार्टी सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी थे हरकिशन सिंह सुरजीत, वहां पे वही ताकतवर ओहदा होता है। हरकिशन सिंह सुरजीत ने विरोध किया कि नहीं, हम नहीं बनेंगे, हमारी पार्टी मंजूर नहीं करेगी इसको, और ज्योति बाबू बने रहे। ऐसा नहीं था कि 27 सांसद लेके और जाके प्रधानमंत्री बन गए, कोई और पार्टी के रहते तो बन गए रहते कब से। एक दिक्कत यह है वामपंथियों के साथ में कि चुनाव जीतना उनका मकसद नहीं है। जैसे भाजपा के साथ, मोदी और शाह के साथ आज ये है कि जिस राज्य के जिस चुनाव में ये उतरते हैं तो ये जीतने के लिए उतरते हैं। ये घोड़े पे झंडा बांध के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं और ये घोड़ा जहां जहां तक जाए वहां वहां तक हमको कब्जा करना है, जीतना है, ये करते हैं। लेफ्ट के साथ वो नहीं है। लेफ्ट अपने सिद्धांतों में इतना उलझ जाता है जैसे मकड़ी के जाल में एक मक्खी उलझ जाती है। हम सिद्धांतों में उलझना ही कहा जाएगा। ये दे आर प्रिजनर्स ऑफ देयर प्रिंसिपल्स। तो अपने सिद्धांतों के कैदी हैं ये, उससे नहीं निकल पाते। फिर चुनाव जीतना हारना इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये विचारधारा के रूप में तो लेफ्ट जिंदा रहेगा, क्योंकि बिना सत्ता के विचारधारा चल सकती है। इनका लेफ्ट का तौर तरीका खर्चीला नहीं है। मैं आपको बतलाता हूँ, मेरी दोस्त हैं दिल्ली में जो सीपीएम के हन्नान मौला की बेटी हैं। हन्नान मौला हावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा सीट से 9 बार लगातार सांसद बने, जीत के आए लोकसभा में। 9 चुनाव लगातार लोकसभा के जीत के आए। उनसे मैंने पूछा उनके घर में बैठ के
कि आपका खर्च कितना होता था, तो उन्होंने कहा शायद आखिरी चुनाव में 19 लाख लिमिट थी, हमारा 16 लाख खर्च हुआ था। आज अगर आप देखेंगे तो बड़ी पार्टियों के नेता कोई कोई 16 करोड़ भी खर्च करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा सीट में। मैं पप्पू यादव की बात कर रहा हूँ, एक इंटरव्यू में बता रहे थे, उनका कहना था कि 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च होते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में। दक्षिण के राज्यों में 200 करोड़ 300 करोड़ तक खर्च होते हैं। ये उन्होंने, ये दक्षिण में ये आंध्र तेलंगाना के भी शामिल हैं। दिनेश शाकुला हमारे दोस्त वहाँ से हमारे लिए रिपोर्टिंग भी करते थे, अब बम्बई चले गए, वहाँ भी इसी तरह का खर्च है। तो मेरा ये कहना है, मैं जिस घर में गया हन्नान मौला से मिलने के लिए, वहाँ पे एक फ्लैट में रह रहे थे। 9 बार का एमपी है तो बंगला होगा, लेकिन उस बंगले में पार्टी के ऑफिस खुले हुए हैं अलग अलग। जिस फ्लैट में ये रह रहे हैं उसका आधा हिस्सा इनके पास है, आधा पार्टी के पास है। तो एक फ्लैट के आधे हिस्से में 9वें बार का सांसद रह रहा था। आपको थोड़ा सा एक और बात बता दूं हन्नान मौला के बारे में, कि कृषि कानून जो वापस हुआ है, तो बड़ी भूमिका थी इनकी, और बड़े ईमानदार, यानी 9 बार का सांसद, और इनकी पत्नी किसी प्राइवेट कंपनी में, कंप्यूटर कंपनी में नौकरी करती थी। उन्होंने पार्टी में अप्लाई किया कि मैं ये नौकरी छोड़ के काम करना चाहती हूँ। पार्टी ने कहा बिल्कुल मत छोड़ो, घर में कम से कम कुछ पैसा तो आए घर चलाने को। ये हालत थी। तो ये लोग बिना पैसे के नीति सिद्धांत अपना चला लेंगे, विचारधारा को चला लेंगे। खर्च की इनकी आदत नहीं है। जो विधानसभा या संसद से जो तनख्वाह मिलती है लेफ्ट के सांसदों को, विधायकों को, वो पूरा पैसा पार्टी ऑफिस में डालते हैं। फिर वहाँ से इनको गुजारा भत्ता मिलता है, परिवार की स्थिति देखते, किसी को 4,000, किसी को 7,000, उसी के भीतर रहते हैं। जी, अब से बात करते हैं असम की तरह, जहाँ तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। असम भी कभी कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है, बिल्कुल, है ना। असम गण परिषद क्षेत्रीय उसी गढ़ के नेता थे हिमंता विश्व शर्मा। बाद में कुछ कुत्ता और बिस्किट वाला कुछ झगड़ा हुआ था। 22 साल कांग्रेस में रहे, और एक समय छात्र आंदोलन का गढ़ भी रहा है वो असम गण परिषद। प्रफुल्ल महंता जी वहाँ से रहे। तो वहाँ की जीत को आप, जबकि कांग्रेस को केरल के बाद सबसे ज़्यादा उम्मीद थी तो असम में, और वहाँ को तो नहीं थी ऐसा उम्मीद। मेरा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है जमीनी, मुझको ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। बंगाल और असम, इन 2 जगहों पे 2 मुद्दे बड़े थे। एक मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठियों और शरणार्थियों का, जो बंगाल में भी बड़ा मुद्दा था और असम में भी बड़ा मुद्दा था। इन दोनों ही प्रदेशों में ये मुद्दा भाजपा के फेवर में गया, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए सच में है, पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा नहीं था। ये मतदाता पुनरीक्षण में तो वोट कटा था, सबको धक्का दे के नहीं निकाल दिए थे बाहर। लेकिन दोनों जगह लोगों को लगता है कि बांग्लादेश से अवैध रूप से आके बसे हुए बहुत सारे हैं। एक दूसरा मुद्दा ये भी है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में हैं, ये शायद 90, 95, 99% मुस्लिम हैं। 2, तीसरा ये था कि असम के भीतर असम के अपने मुस्लिम और बंगाल के मुस्लिम और बांग्लादेश के मुस्लिम, ये एक अलग मुद्दा है असम में। जो बाहरी को जो मियाँ कहना, ये वो इस तरह का जो है हिमंता बिस्वा शर्मा का। मुझको लगता है इस चुनाव में असम और बंगाल, इन दोनों जगहों पर डबल ध्रुवीकरण हुआ, डबल पोलराइजेशन हुआ। एक पोलराइजेशन जो है वो था बांग्लादेशियों के मुद्दे का, घुसपैठियों के मुद्दे का। उसी को ओवरशैडो करते हुए दूसरा पोलराइजेशन था मुस्लिमों का। तो इन दोनों ही राज्यों में मुस्लिम और अवैध बांग्लादेशी, ये ऐसे घुल मिल गए थे दोनों मुद्दे, कि कुल मिला के मुस्लिम वर्सेस गैर मुस्लिम पोलराइजेशन इन दोनों जगह हुआ। ये बंगाल में भी हुआ और असम में भी हुआ। ये कितना इफेक्टिव रहता है ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए जो 35% मुस्लिम
वोटर हैं बंगाल के, वो बड़ा सॉलिड वोट बेस था। हाँ। उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट दोनों को धता बताकर ममता को चुना था कि यही हमको बचा सकती है। यही वजह। ये पूरे के पूरे इस बार जो हैं ममता के साथ टिके नहीं रह पाए। एक हाँ। अगर टिके भी रहे, क्योंकि वोट तो धर्म का हम पता नहीं लगा सकते, अगर टिके भी रहे ममता के साथ, तो जैसे जैसे मुस्लिम पोलराइजेशन ममता के साथ हुआ, वैसे वैसे गैर मुस्लिम पोलराइजेशन भाजपा के साथ होते चले गया। ये हर जगह होता है, हर प्रदेश, हर चुनाव में पोलराइजेशन के जवाब में एक अघोषित पोलराइजेशन होता है। तो अल्पसंख्यकों का पोलराइजेशन जो है, ये किसी भी प्रदेश में बहुसंख्यकों की पार्टी को जीतने की गारंटी कर देता है। तो असम में भी यही हुआ, बंगाल में भी यही हुआ। दूसरा यह है कि असम में कांग्रेस पार्टी का चुनाव अभियान इतना खोखला था, इतना खोखला था कि पवन खेड़ा वहां जाके ऐसे दस्तावेज पेश करके आए, हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के 2-2, 3-3 देशों के पासपोर्ट और दूसरे किसी देश में इन्वेस्टमेंट के, कि उन फोटोकॉपी दस्तावेजों के बाद वो कुछ साबित नहीं कर सके खुद ही। कायदे की बात तो यह है कि जब आप आरोप लगाते हैं तो आपके पास उससे ज्यादा कुछ रहना चाहिए, तब तो उसका फॉलोअप होता है आरोप का। इनके पास कुछ नहीं था। पवन खेड़ा वहां से आके मुंह छिपा के घूमते रहे, जमानत लेते घूमते रहे, उनका हक है जमानत में, उससे इनकार नहीं करता। लेकिन मैं इसको हल्की राजनीति मानता हूं, केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, कि आप किसी के बारे में आरोप लगाओ और भाग जाओ, ऐसा। अब असम में की बात करें तो असम में ये है कि छत्तीसगढ़ से बड़ा संबंध रहा है असम का। बिल्कुल, छत्तीसगढ़िया लोग मजदूरी करने के लिए असम गए हुए हैं, और छत्तीसगढ़ का जो सबसे संगठित तबका है सतनामी समुदाय, इनमें जो मिनी माता हैं, ये तो असम से ही यहाँ आई थी शादी होके। बिल्कुल, हमारे पहली सांसद रही, पहली महिला सांसद रही। दूसरा एक और नाम था रामेश्वर तेली, जो केंद्र में मंत्री थे। अभी वो जीत गए विधानसभा में भाजपा की टिकट से। कहा जा रहा है कि अभी साहू समाज के लोग खुश हैं कि वो मंत्री बनेंगे, ऐसा है। अब इसके बाद अपन करते तमिलनाडु की, है ना। तमिलनाडु में बहुत उलटफेर, आपको नहीं लगता कि जो 2 साल पहले ही पार्टी बनी है विजय की, टीवीके, और सीधे बहुमत के आसपास, मतलब बहुमत से मात्र 11 सीटें कम हैं, वो आ गई। देखिए, तमिलनाडु बड़ा विचित्र प्रदेश है। वहाँ दलित राजनीति, द्रविड़ राजनीति, ये एक हिस्सा है, एक पहलू है उसका। दूसरा पहलू अगर आप देखेंगे तो एमजी रामचंद्रन के जमाने से फिल्म स्टार के लिए जो दीवानगी तमिलनाडु की रही, वो सब गवाह है। और दूसरा ये कि एमजीआर की बहुत ही करीबी महिला जो रही, उनके कई फिल्मों की नायिका रही और उनकी बहुत ही करीबी रही जयललिता, वो भी फिल्मी बैकग्राउंड की वजह से और एमजीआर के करीबी होने की वजह से वो किस तरह से सत्ता में आई। आज उनके जाने के बाद भी एआईडीएमके उनकी पार्टी चल रही है। तमिलनाडु की राजनीति, आंध्र की राजनीति, इनमें फिल्मी सितारों, ये आंध्र में आपने एनटीआर को देखा हुआ है। तो ये दक्षिण के कुछ एक राज्य ऐसे हैं, और राज्यों में भी है, यानी और राज्यों में भी। अब हम केरल में बात करें, सुरेश गोपी ने खाता खुलवाया वो है, कैपेसिटी, कहीं पे राजकुमार है, कहीं पे कोई है। तो दक्षिण भारत जो है, यहाँ पे फिल्म कलाकार महज पर्दे तक सीमित नहीं रहते, वो राजनीति में आके भी काम करते हैं। ये जो जीत हुई है विजय की वहाँ पर, इस जीत के साथ एक चीज हो गई है कि ये सरकार जो बनने जा रही है, जो 10-11 लोगों की जो कमी है, मेरी अभी बात हो रही थी तमिलनाडु में एक से, उन्होंने ये कहा कि 5 शायद कांग्रेस के पास है, 5 लेफ्ट के पास है। तो ये 2 लोग आसानी से उनके साथ मिल जाएंगे, इनको दिक्कत नहीं है। विजय अभी बीजेपी से दूर रहना चाहते हैं, तो बीजेपी के बिना एक सरकार बन रही है। बीजेपी के पास एक ही सीट है, जो भी है, तो बीजेपी मुक्त एक सरकार वहां पे बनने जा रही है, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट के लोग भीतर से बाहर से किसी तरह से शामिल हो सकते हैं।
एक नया नौजवान लड़का है जो आया है, लेकिन ऐसे फिल्मी नौजवान पहले भी आते रहे हैं तमिलनाडु में। हाँ, तो एक सदमा है ये, इंडिया गठबंधन के लिए तमिलनाडु एक बड़ा सदमा है, और बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का मौका इसलिए है कि यही स्टालिन सनातन के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर, हिंदी भाषा के मुद्दे पर केंद्र से, भाजपा से लगातार टकराव कर रहे करते थे। हैं। मैं जायज नाजायज पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, उनका टकराव चल रहा था। तो अभी मोदी सरकार के लिए, भाजपा के लिए, एनडीए के लिए ये दोहरी खुशी का मौका है कि स्टालिन वहां पे निपट गए। स्टालिन के बेटे के खिलाफ तो कुछ हिंदू भावनाओं को आहत करने का केस वेस भी चल रहा है, मुकदमा भी दर्ज है। तो तमिलनाडु जो है उसमें आगे ये सरकार कैसे काम करेगी, बिल्कुल नया है, ये हवा का ताजा झोंका है तमिलनाडु में। तो हम देखेंगे, अगली बार इसके बारे में बात करेंगे जी। और आखिरी पुडुचेरी, तो वहाँ भी इंडिया का एनडीए को अच्छी एनडीए था वहाँ पे, एनडीए है वहाँ पे। हाँ, तो हम अगर देखें कि असम और पुदुचेरी ये दो जगह बने रहे, ये हाँ, बंगाल इनका गेन रहा, केरल कांग्रेस का गेन रहा। अब जाके कांग्रेस की सीटें गिनिएगा कि कांग्रेस की सीटें कितनी बढ़ी हैं, तो कांग्रेस का भी पर्याप्त गेन रहा। और दूसरा ये है कि कांग्रेस आज किंग मेकर या दरबार का हिस्सा बन सकती है तमिलनाडु में। और केरल, मुझको ऐसा लगता है कि केरल में सरकार बनना कांग्रेस का पार्टी के लिए एक वेंटिलेटर जैसा है। आज सब जगह हार 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 हो रहा था। एक छोटी सी चीज़ और भी पूछ रहा था तमिलनाडु को लेके। तमिलनाडु में शुरुआत में कांग्रेस सरकार में ही के कामराज जैसा लीडर रहा, जिसने मध्याह्न भोजन दिया, मध्याह्न भोजन स्कीम वहीं से आई। और लेकिन बाद में द्रविड़ पॉलिटिक्स शुरू हुई 1967 के आसपास, अन्ना दुराई के बाद करुणानिधि ने आगे बढ़ाया। और आपको नहीं लगता कि उसके बाद, अच्छा, उसमें एंटी ब्राह्मण भी चला। इस बार मैं एक चीज़ और भी देख रहा था कि भाजपा भी, कांग्रेस, डीएमके तो खैर है, एडीएमके भी, ये ब्राह्मण एक भी उम्मीदवार नहीं उतारे, सिर्फ टीवीके ने उतारे। दो, और दोनों जीते भी। नहीं, तो आप शिकायत कर रहे हो कि इन्होंने ब्राह्मण लोगों को टिकट नहीं दिए, ऐसा? नहीं, मैं ये कारण क्या ब्राह्मणवादी भी फैक्टर रहा क्या उसमें, इस तरह का आपको थोड़ा सा इस मामले में? यानी ये पार्टियां ब्राह्मण को टिकट नहीं देने से हार गई, श्राप लगा ब्राह्मणों का? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता। और विजय की पार्टी जीत गई कि उसने ब्राह्मणों को थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूँ कि 1952 या उसके बाद भी देखें तो 30-35 विधायक ब्राह्मण जीत के आते थे। 1980 के आसपास 0 से 5, और ये अंतिम में 2, 1 या 2-3 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो अभी जातीय जनगणना होगी ना, उसके बाद आपको दिखेगा कि ब्राह्मण लोग कितने % सीट के हकदार हैं। अभी तो आंकड़ा, अभी मैं यहाँ स्टूडियो के हवा में सूंघ पा रहा हूँ। इधर घनाराम साहू जी आके गए हैं अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ एक इंटरव्यू में आए थे, वो यहाँ हवा में गूंज रहा है अभी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एंटी हिंदी, एंटी या उस तरह का ब्राह्मणवादी, ये कहीं कहीं मुद्दा रहता है क्या, आपको लगता है? मुझको तमिलनाडु की उतनी गहरी पकड़ और समझ नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तमिलनाडु में ब्राह्मणों की आबादी बहुत सीमित है, बहुत कम है, पहली बात। दूसरा, वहाँ पे ब्राह्मणवादी हिंदुत्व जो है उसके खिलाफ भावनाएं बहुत है वहाँ। वहाँ पेरियार के समय से जो दलितों के हक की जो लड़ाई लड़ी गई, और पेरियार के कहे हुए बातों के पोस्टर अगर आप देखोगे तो वो ब्राह्मणिकल हिंदुज्म के खिलाफ भयंकर हैं, ब्राह्मणों के जाति के खिलाफ नहीं है। जो ब्राह्मणवादी हिंदुत्व है उसके भयंकर खिलाफ हैं पेरियार के पोस्टर पूरे के पूरे। और पेरियार वहाँ पे डीएमके के लिए सबसे आदरणीय रहे, पूरे प्रदेश के लिए भी रहे। तो वहाँ ब्राह्मणों का, तमिल ब्राह्मण कहने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट में तमिल ब्राह्मण आईएएस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत सारे रहते हैं। तमिलनाडु की जनता के बीच में ब्राह्मणों के लिए कोई अतिरिक्त सम्मान इसलिए नहीं है कि वहाँ पेरियार का महत्व बहुत है। और पेरियार ने ब्राह्मणवादी हिंदुत्व का जमकर विरोध किया, उस कट्टरता का जमकर विरोध किया, मनुवाद का जमकर विरोध किया उन्होंने।
तो ये मुझको मुद्दा नहीं लगता है। और ये मुद्दा रहता भी, मान लीजिए मैं कहता हूँ सारे के सारे ब्राह्मण वोटर विजय को वोट दे देते, तो भी इतनी बड़ी हार स्टालिन की होने का नहीं है। इतना तो ब्राह्मण नहीं है वहां नहीं पे है, कि बिल्कुल। ये बुरी तरह से हरा दें एक द्रविड़ पार्टी को। तो चलिए हम मिलते हैं फिर इसके बाद में। जी, तो आज 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर आपको बातचीत कैसी लगी, ये आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। एक बदली हुई भूमिका मुझको बड़ा अटपटा लग रहा है। मुझको सवाल पूछने की आदत है, जवाब देने की बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा हो गया कि यूपीएससी के इंटरव्यू में जो सवाल पूछते हैं उनको जवाब देने के लिए सामने बिठा दिया गया हो, कुछ ऐसा हो गया। लेकिन अच्छा है, चलिए फिर मिलेंगे।